आज खुशी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। खेल में किस टीम का खिलाड़ी कब किधर चला जाए पता नहीं। इसमें सियासी पार्टियों में भी होड़ मची है एक दूसरे की टीम के खिलाड़ियों को अपने अपने पाले में लाने की। कोई अपने लिए तो कोई अपने रिश्तेदारों की टिकट के लिए। इन सब के बीच सिद्धांतों और नीतियों को मानो जुमला बनाकर छोड़ दिया गया है और जुमलेबाजी रह गई है नीतियां और सिद्धांतें। इसी पर आज बड़ी बहस। मुझे आज खुशी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। हर चुनाव की तरह इस बार भी दल बदल के खेल के प्यादे छोटे भैये से लेकर बड़े नेता बने हैं, जबकि रेफरी की भूमिका में कमोवेश हर राजनीतिक दल हैं। चुनाव से पहले कैसे एक दूसरे की ताकत को कमजोर किया जाए, इसके लिए राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति परवान चढ़ चुकी है। टिकट कंफर्म होने की स्थिति में नेता पाला बदलने में जरा भी देर नहीं कर रहे हैं। आए दिन राजनीतिक दलों के दफ्तरों में मिलन उत्सव का होना इसका प्रमाण है। मजे की बात यह कि नए घर में जाते ही दल बदलू नेता ये वादे भी कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक जीवन का ये आखिरी घर होगा। वादा है, लेकिन वादों का क्या। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा नेता पाला बदल चुके हैं, जबकि दर्जनों नेता अब भी विभिन्न राजनीतिक दलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। विधान परिषद के चुनावी मौसम में जोड़ तोड़ में कोई दल किसी से पीछे नहीं है। एक नजर उन चेहरों पर जो हाल के दिनों में इधर से उधर हुए हैं। औरंगाबाद से अनुज सिंह जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। कल तक जेडीयू के गुण गाते थे, आज बीजेपी की विचारधारा के साथ चलने की बात कर रहे हैं। गया के बिंदी यादव अपनी पत्नी संग जेडीयू में शामिल हुए। सब कुछ इसलिए क्योंकि सियासी हित साधा जा सके। बेतिया के राजेश राम और इजराइल रायन जेडीयू छोड़ कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस में जा चुके हैं और गठबंधन में कांग्रेस को जो सीटें मिली उसे भी दोनों पाने में सफल रहे हैं। वहीं हुलास पांडे जेडीयू के साथ 5 वर्षों तक रहे, लंबे अरसे तक, और एलजेपी में चले गए। परिषद चुनाव का टिकट भी पा गए, जबकि हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे जेडीयू विधायक हैं। वहीं पूर्व विधायक नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह को टिकट दिलाने के लिए पहले ही बीजेपी में शामिल हुई। पहले मई में बीजेपी में शामिल हुई जेडीयू से निष्कासित विधायक नीरज बबलू की पत्नी नूतन सिंह, और खेल देखिए कैसे बदला। और जून में नूतन सिंह एलजेपी में शामिल हो गए। रातों रात अब अंदाजा लगा सकते हैं 1 महीने में पार्टी बदली जाती है। ऐसे ही गया के जेडीयू एमएलसी अनुज कुमार सिंह बीजेपी में चले गए। पद्माशा झा कांग्रेस छोड़ हम के पाले में गई। कांग्रेस के गुण कल तक गाती थी, आज उन्हें हम अच्छा लगने लगा है। तो ये तमाम चेहरे हैं और अनगिनत चेहरे अभी बाकी हैं जो जाने वाले हैं। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल भी प्रदेश बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू के बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंद्र कुमार, राहुल कुमार समेत दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। और जानकार भी कहते हैं कि लोग सत्ता के लिए इस तरह की सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जरा उन नेताओं की दलीलों को सुनिए जो इस घर से उस घर जाते हैं तो क्या दलील देते हैं कि हम क्यों गए, क्या सिद्धांत, क्या नीति या फिर क्या मकसद था। हम 2 चेहरे ही यहां पर बानगी के तौर पर रख रहे हैं, पद्माशा झा हैं और नूतन सिंह। सुनिए इन दोनों को। चुनाव अभियान शुरू होगा, निकलूंगी मैं प्रचार प्रसार के लिए। अपने सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन लोजपा हो या भाजपा, मुझे तो बस काम करना है। मैं काम करके दिखाऊंगी। कांग्रेस में मुझे वैसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन कांग्रेस में बर्फ जमी हुई है, गर्माहट नहीं है। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, एक आग जलनी चाहिए, ये बर्फ पिघलनी चाहिए। हम चाहते हैं ये बर्फ पिघले। हम चाहते हैं जनता के बीच में काम करें। हम चाहते हैं मांझी जी का सहयोग इसलिए करें कि इंसाफ मिल सके गरीबों को।
गरीबों को इंसाफ मिल सके। सवाल है कि कल तक इंसाफ दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस थी, आज कोई और हो जाती है। कल तक गरीबों के हितों की बात करने वाली कोई और पार्टी होती है, आज कोई दूसरी पार्टी हो जाती है। हमारे साथ इस दल बदल के खेल पर बहस करने के लिए, चर्चा के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हैं, विधान पार्षद बीजेपी के। भारती मेहता हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अशोक सिन्हा साहब हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और मुकेश सिंह हैं, विश्लेषक के तौर पर। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन सवाल है कि सियासत में फिर दावों का मतलब रह क्या जाता है, वादों का मतलब रह क्या जाता है, और फिर सिद्धांतों और नीतियों को क्या हम सिर्फ एक जुमला के तौर पर लें सियासत में? जिस ढंग से प्रजातंत्र की बुनियाद है और प्रजातंत्र की जो आकांक्षा है और उसको बढ़ाने की जो बात होती है कि समय पे मजबूत होगा, समय पे विकसित होगा और आम हित में वो काम करेगा, तो उसकी सबसे पहली बुनियाद तो ये है सुमित जी कि उसमें एक गंभीरता होनी चाहिए, उसमें एक जवाबदेही होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें एक सूचिता होनी चाहिए। अगर इन तीनों का आप निर्वाह नहीं करेंगे तो एक बड़ी गंदगी धीरे धीरे हर एक पार्टियों के अंदर आएंगी और वो आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगी, आपकी कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करेंगी और आपके विकास की तत्परता को भी प्रभावित करेंगी। जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों में, जिस ढंग से बिहार को ही उदाहरण ले लें कि संपूर्ण क्रांति की जो बात की गई थी और जो प्रकाश नारायण ने इतनी बड़ी एक सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना लाई और उसके उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, प्रजातंत्र को बचाया ही नहीं, प्रजातंत्र की एक नई परिभाषा भी उन्होंने गढ़ी। उसके बाद जो उभरा, जो नेतृत्व उभरा, उससे ये आशा की जा रही थी कि कम से कम जो पूर्व में उसके हुआ है, संपूर्ण क्रांति के जो पूर्व में हुआ है, उसके बाद उसको दोहराया नहीं जाएगा और कम से कम उसमें व्यापक सुधार होंगे। आज जब हम उसको 30 साल के बाद, 40 साल के बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो सुधार नहीं हुआ। वो एक दूसरी उन्होंने परिभाषाएं गढ़ी और इन्होंने जो प्रजातंत्र की नई परिभाषा गढ़ी, ये इसकी सूचिता को लेके नहीं है, इसकी गंभीरता को लेके नहीं है और आम हित को देखने की जो बात कही जाती है, जैसा अभी कह रही थी पद्माशा झा कि बर्फ जम गई है और आम गरीब लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं, वो बातें आएंगी, परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजातंत्र अपनी बुलंदी को खो रहा है और उसमें जो तत्व आ रहे हैं वो प्रजातंत्र के को सार्थकता नहीं दे रहे हैं। नवल जी, बीजेपी इन दिनों ऐसा घर है जहां सभी आना चाह रहे हैं और बीजेपी सभी को गले भी लगा रही है। कई चेहरे आ चुके हैं, कई चेहरे लाइन में लगे हुए हैं। सवाल है कि उन चेहरों पर बीजेपी को इतना भरोसा है या फिर उन चेहरों के सहारे सिर्फ जीत देखना चाह रही है बीजेपी? सिद्धांत, विचारधारा, नीतियां कहीं कुछ नहीं। देखिए सुमित जी, आपके पास टीम हो और मेरे पास प्लेयर हो और मैच खेलना है तो टीम नहीं खेलता है, प्लेयर खेलता है। तो प्लेयर अगर सुविधाजनक तरीके से अपने जगह स्थान प्राप्त करते हैं तो इस लोकतंत्र के लिए कठिनाई क्या है? ये कोई आज नई बात है। आप 1952 से आप उठा के देखें, पहले दल बदल कानून जब नहीं थे तो लोग कभी भी परिवर्तन कर लेते थे। जब दल बदल कानून जब से लगा, वो जब चुनाव आते हैं परिवर्तन करते हैं इसमें। और एक बात सुमित जी जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, आज देश के और राज्य की नर्सरी क्या है? एक भी छात्र संगठन से कोई लीडरशिप नहीं निकल रहा है, एक भी आंदोलन नहीं हो रहा, आंदोलनकारी नहीं आ रहे हैं। आ कौन रहे हैं? जो पैसे वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, जो पट्टेदार हैं, जो अपराधी हैं। यानी आप भी उसी का सहारा ले रहे हैं फिर? हम सहारा अलग कैसे हैं? अच्छा, ऐसा आप खुद को अलग क्यों बताते हैं? अरे भाई, अलग हमारे यहाँ कौन अपराधी है? किसको हम ले लिया बताइए ना। अब मैं यहाँ नाम गिराने लगूं तो शायद अब मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ कोई अपराधी है ही नहीं। लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ वैकेंसी है, हमारे पार्टी का प्रभुत्व है, लोग चाहते हैं सटना, तो हमारा तो काम है कि पूरे राज्य और पूरे देश में तमाम लोग, जनता से लेकर लीडर तक अगर रूपांतरित होकर हमारे साथ कदम से कदम हमारे विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर सहमति प्रदान करते हैं, उसमें गलती क्या है? कल तक वो चेहरे आपको लगता था कि विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, आज एक दिन में वो विचारधारा आपकी रूपांतरण होने में समय लगता है ना। नहीं, समय नहीं लगता है, वही तो एक दिन में रूपांतरण हो जाता है। नहीं, ऐसा थोड़े है कि अभी उठाए और जब ही चले गए। किसी भी चीज लोकतंत्र का, देखिए एक बात सुमित जी, कैसे रूपांतरण कैसे होता है? राजनीति और धर्म,
धर्म कभी अगला आदमी से जोड़ता है, तब उसकी उपलब्धि होती है। राजनीति हर बिगड़े हुए आदमी को सुलझाता है, तब वह धर्म होता है, उसका राजनीति का धर्म है। और मुझे बताइए सर, रूपांतरण चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? और तो उसी समय मौका है, तो रूपांतरण कब होगा? पहले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इस रूपांतरण में जनता कहाँ है? कहा है जनता कहा देता, जनता को ना वोट देना है, हमको और आपको वोट देना है। जनता के लिए रूपांतरण है। हर निश्चित रूप से जो जनता के विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। ये कौन बड़ा चर्चा का विषय है? विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी से भी बहुत सारे नाम इधर उधर गए हैं और आप में भी कुछ लोग आने के लिए इच्छुक हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, आप भी अलग नहीं हैं। जी, प्रजातंत्र में ये देखा जा रहा है, जैसा कि आदरणीय मुकेश बाबू ने बताया, कि मैं भी निजी तौर पे मानती हूँ कि सिद्धांत विहीन अगर राजनीति की दशा और दिशा होगी तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। किंतु जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर नवल बाबू ने पहले ही आगे बढ़ के स्वीकार कर लिया कि ये तो अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम लोग तो क्षेत्रीय दल हैं और निश्चित तौर पे हम ये करेंगे तो हम तो करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु इनका कहना है कि इन्होंने जो अभी दलीलें दी तो ये अभी देश के सबसे बड़े माने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी ये सबसे बड़े दल हैं और इनका सबसे बड़ी पार्टी है और ये कह रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन के टाइम में ऐसा होता है। दल बदल कानून जब पूर्व में नहीं था, हमारे दल में तो कुछ अंश तक ये बचा हुआ भी है। माफ कीजिएगा, मेरा सवाल ये है कि फिर आप तमाम सियासी पार्टियां खुद को अलग पेश क्यों करती हैं? कहिए कि ठीक है हम सब एक ही हैं, हम सब वही करेंगे जो वो करते हैं, फिर आप एक दूसरे पर सवाल क्यों उठाते हैं? नहीं, हमारा विचारधारा की बात, हमारा मुद्दों और विचारधाराओं को लेके सदैव विमर्श चलता रहता है और कोई भी जो राजनीतिक दल कभी मत भिन्नता होती है, निश्चित तौर पर ये जीवित समाज की निशानी है कि मत भिन्नता होगी और ये जरूरी नहीं है कि कल मैं और आप अगर किसी बिंदु पर एक मत थे तो कल कोई अगर मुद्दा आएगा तो जरूरी नहीं है कि मैं और आप पुनः उस बिंदु पे एक हों। तो ऐसी स्थिति में अब इस मामले में तो बड़ी पार्टी है भाजपा, अब वो क्या कर रही है सुमित जी? अब मई में जो है नूतन सिंह जी गई थी भाजपा में, अभी वो लोजपा से कैंडिडेट हैं। हमारे मधुबनी में सुमन महासेठ जी कैंडिडेट हुए हैं, तो अब भाजपा के लोजपा से संभवतः हीरा मिश्र जी लड़ने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में बैद्यनाथ प्रसाद जी जो है निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए ठोके हुए हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इनके दल में ज्यादा खराब दशा में हैं, आप में कम खराब, हम में कम खराब दशा, खराब है लेकिन खराब दशा है लेकिन सभी पार्टी में। ठीक है अशोक जी, एक चीज हम बता देना चाहते हैं। ये अभी जो करते कि हम बड़ा दल है, इनका दल तो महारथ जरा विजय चौधरी इनके दल के थे, ब्रजेंद्र यादव इनके दल के थे, सभी अलग नहीं थे, पूरे नर्सरी ही इनका दल बदल से आया है, अलग है ही नहीं। और यही नहीं, अभी सम्राट चौधरी को ले गए थे रिजाइन करा के, तो महारत प्राप्त है। हमारा दल स्वीकार करता है, सदस्यता दे के आता है, मैं इस्तीफा दे के तो मैं ज्वाइन कराता हूं। इस बिंदु पे आरजेडी के जो लोग आए थे, आपके पास आऊंगा, रिजाइन कराया, काउंसिल में लगाया, आरजेडी के जो लोग आए थे वो रिजाइन करके आए थे। आरजेडी के जो लोग आए थे वो रिजाइन करके आए थे, सदस्यता सहित हमने उनको नहीं स्वीकार किया था। दल बदलुओं को लेकर सर आप भी अलग नहीं हैं, आप कैसे खुद को अलग कह रहे हैं और क्या आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये चीजें आम हैं, ठीक है, चलता है? ये आज की जो चुनावी व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है और ये प्रैक्टिस जो है आया राम गया राम, जिसमें कैंडिडेट्स का एक ही पर्पस होता है कि हियर आई विन एंड टेल यू लूज। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस पूरी तरह से अनवारंटेड है, इसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, अच्छी बात। और कभी किसी भी हालत में, मैं तो इतना तक कहता हूं कि अगर कभी कोई लेजिस्लेचर रह चुका है, अगर वो दूसरे दल की सदस्यता स्वीकार करता है, तो मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा,
मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक कूलिंग पीरियड जरूर दे कि उस कूलिंग पीरियड में उसे दूसरे अडॉप्टेड पार्टी से लड़ने की स्वतंत्रता न हो। जहां कोड बन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो कोड बन रहे हैं, और मैं कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करता हूं कि किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर और तुरंत उसे सम्मान का पद दिया जाए। ये तो आरजेडी नहीं करती है क्या? आरजेडी नहीं करती है। तो मैं अभी तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं पहले अपनी मतलब आप भी अलग नहीं है, आप अच्छी बातें ये तो आपने तो कह ही दिया कि हर पार्टियों में ये तो दिस इज जनरल प्रैक्टिस। मैं समझता हूं कि ये वारंटेड होगा अगर आप ये चर्चा कराएं कि ये वारंटेड है कि नहीं। तो क्या ये पहल सियासी पार्टियों की तरफ से अपनी ओर से नहीं हो सकती है मुकेश ये तो जी? अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक मिनट, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी पहल के लिए इलेक्शन कमीशन वहां मौजूद है। देखिए, मैं वही मुकेश जी से सवाल करूंगा। अब सब कुछ इलेक्शन कमीशन आप कर रहे हैं ना, आप उन चेहरों को स्वीकार कर रहे हैं जो चेहरे भरोसेमंद नहीं हैं, या फिर जिन पर दाग भी लगे हुए हैं। आप चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं और कहते हैं इलेक्शन कमीशन हमें पकड़े। नहीं, तो वो मैं ये कहां कह रहा हूं, मैं कहां जस्टिफाई कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं, हम अपने के अंदर सूचिता क्यों नहीं ला सकते हैं? सूचिता की बात आप कहां कर रहे हैं? सूचिता की बात आप कैसे कर रहे हैं? इलेक्शन में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव की जो व्यवस्था है, उसमें एक पार्टी सिंगल रूप से कहीं कोई सूचिता की बात सोच सकता है? विश्व की सबसे एक मिनट जी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है। अभी आपने पैनलिस्ट को सुना कि हमारे दल में आकर्षण है, हमारे दल में सारी तरह की खूबियां हैं, तो क्यों नहीं आएंगी? तो आप पहला पत्थर हमें मत मारिए। नहीं सर, मैं किसी को नहीं पत्थर मार रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी पार्टियां, अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सभी पार्टियां ये तल्ख हकीकत स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पहल, मुकेश जी, पहल नहीं, अब एक खुलकर इतना स्वीकार करना भी बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से मुकेश जी, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? सबसे बड़ी बात तो आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि आखिर प्रजातंत्र में जो की व्यवस्था में जो सुधार होता है, और सुधार जो होता है वो उसके लिए एक संगठन बना है जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कंडक्ट भी करता है और इलेक्शन के माध्यम से अपने जो व्यवहारिकता होती है, जो सूचिता होती है, और जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात थी, अपराधीकरण की बात थी, उसको रोकने का भी काम भी इलेक्शन कमीशन ने किया, जो साधुवाद के लिए का पात्र है। लेकिन जो बातें जो अपने स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल का अगर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखेंगे, उसकी बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे, उनके नेताओं के वक्तव्य को देखेंगे, तो हर एक व्यक्ति जब मतदाता को लुभाने जाता है, देश के मानचित्र पे अपनी पहचान बनाने जाता है, तो इस बात को कहता है कि हम सारी चीज़ों को सुधारेंगे और हम एक नया देश गठन करेंगे, हम नया एक समाज गठन करेंगे और हम एक नई पार्टी के रूप में आपके सामने आए। तो जो पहल होनी चाहिए, जो बात आपने की, वो पार्टियों के द्वारा ही होनी चाहिए, न कि उनको कोई जैसे हेडमास्टर बच्चों को समझाए वैसे इलेक्शन कमीशन पार्टियों को नहीं समझाए। ये सुधार उनके अपने स्तर पर होनी चाहिए। इसका परिणाम क्या हो रहा है सुमित जी? पहली बात की जो प्रजातंत्र है उसमें अपराधीकरण बढ़ रहा है। ये आंकड़े हम आप नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े उन लोगों के हैं जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं और जो सर्वे करते हैं, उनके आंकड़े हैं कि जो लोकसभा को आप उस एंगल पर भी आता हूं, मैं उस एंगल पर भी आता हूं। फिलहाल सवाल यही है कि पहल कौन करेगा इलेक्शन? पहल जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी और तरफ से सवाल कर अगर रहा ये है कि अगर आप स्वीकार करते हैं कि स्वच्छता की जगह नहीं है, तो फिर दावा लंबे चौड़े क्यों करते हैं? पहल जो है, इस पहल ब्रेक लेता हूं, इस पहल छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं आता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। मुझे आज खुशी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। मुझे आज खुशी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। सिद्धांतों नीतियों की बातें, लेकिन दल बदल की जब बात आती है तो सिद्धांत नीति गायब हो जाती हैं। सिद्धांतहीन राजनीति हो रही है, जानकार भी मानते हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी को सुनिए। आप सही कह रहे हैं, दल बदल हो रहा है और
सीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता की बात क्या करूं, जब बड़े लोग, बड़ी राजनीतिक हस्तियों की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही, उनका कोई ऐसा स्टैंड नहीं रहा जो कंसिस्टेंट हो, तो उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, उनसे सिद्धांत की अपेक्षा करना मैं समझता हूँ अव्यावहारिक है। इसका यह मतलब नहीं कि सिद्धांत नहीं होना चाहिए, इसका यह मतलब नहीं कि आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, वो जितना कर लें, लेकिन यह अवसरवादिता के सिवा और कुछ नहीं। जो लोग आज कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उनका जन्म ही हुआ था एंटी कांग्रेस के रूप में, वेव के रूप में, आज कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तर्क गढ़े जा सकते हैं, मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जब बड़े लोग दल बदल सकते हैं, पूरी पार्टी बदल गई थी। आप याद कीजिए हरियाणा में, स्वाभाविक रूप से नीतियां बदलती। तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो अगर दल बदलते हैं तो अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह दुखद है, ये राजनीति का क्षरण है, इससे समाज का भला नहीं हो सकता। धोखा हो रहा है, जनता के साथ बेट्रेल है। मैं नवल जी आपके पास ही आऊंगा। अवसरवादी राजनीति तमाम पार्टियां कर रही हैं, तमाम जो चेहरे हैं उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये अवसरवादी राजनीति है, ये आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि अवसरवादी राजनीति सब कोई करता होगा अवसरवादी। जो हमारा पार्टी अवसरवादी का काम नहीं करता है। हम तो भाई, हमारे साथ दिक्कत है, अब अगल बगल के मकान गिर जाए तो हम बगल वाला के अपने मकान में घुसाएंगे नहीं, सुरक्षित नहीं देंगे, जान नहीं बचाएंगे। अब सारी पार्टियां कोलैप्स हो रही है, वहां से लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, तो क्या करें हम? अच्छे लोग, हाँ, तो क्या खराब? कल तक वो लोग आपके नजर में गंदे थे। नहीं, हम कहाँ कहें कि गंदे थे? जब दूसरे मकान में रहते थे तो आप कहते थे अरे उस मकान में रहने वाला गंदा है। बताइए ना कि जो हमारे यहाँ आए हैं उनको कौन? देखिए, जब ऐसे कमेंट करना, भूकंप आ गया घर से लोग भागने लगा, उसमें कमेंट करना, अभी तो भूकंप आ गया, इन लोगों के घर गिर रहे हैं, यहाँ से लोग छोड़ के जान बचाने के लिए, राजनीतिक जीवन चेतना के लिए, जो विचारधाराओं को गौन करके वापस में समझौता किया है, तो घर से निकल के हमारे घर में आना चाहते हैं। पूरा सम्मान है। विचारधारा कहाँ है उसमें? क्या है विचारधारा? तो यही है कि हम तो, हमारी पार्टी की विचारधारा है, पूरे भारत के एक एक नर्सरी रूपांतरित हो जाए, एक एक जनता रूपांतरित हो जाए, और हमारे पार्टी के विचारधारा को, जो देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी को आगे बढ़ाना है, उसमें शामिल हो जाए। टिकट पाने के लिए हो जाए और जीत दिलाने के लिए। बिना टिकट के तो ट्रेन पर भी नहीं चढ़ सकते, यहाँ कैसे चलिएगा? टिकट तो यहाँ भी चाहिए, टिकट ट्रेन में भी चाहिए, टिकट प्लेन में भी चाहिए। जनता कहाँ है इसमें? टिकट ट्रेन और प्लेन? जनता ही वोट देगी ना, हम लोग थोड़े वोट देंगे। जनता यह समझती है कि जिस घर से बाहर आके यहाँ सुरक्षित आए हैं, उनके घर गिर गया है, लोग मर रहे थे, उसमें जान बचा के आए हैं, तो और सिंपैथी रहता है। श्याम रजक जी को देखे नहीं, सिंपैथी में वहां से लालू जी को कह रहे थे लंगोटा फेंके, कह रहे थे कि लंगोटा पहनवे नहीं करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। और नवल जी सवाल है कि आप फिर लंबे चौड़े वादे दावे क्यों करते हैं कि हम सादगी भरी राजनीति करते हैं, सुचिता की राजनीति करते हैं? कैसे करते हैं आप सर? आप जिन चेहरों को अगर दूसरी पार्टी में है तो उन्हें कहते हैं कि नहीं ये साहब ये चेहरा खराब है, ये ठीक नहीं है, अगर वो आपकी पार्टी में आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, उसको, जिसको हमने अपने पार्टी में लिया है, उसको किसी के चेहरे पर अगर हमारा कोई बाइट हो पार्टी के दल के आदमी को, तो आप दिखा दीजिए। मुकेश जी देखिए, सुमित जी, दो चीज़ें देखिए समझने की ज़रूरत है और उसको बिल्कुल परिभाषित करने की ज़रूरत है कि पहले अवसरवादिता है या नहीं है, और अगर अवसरवादिता है तो उसका किस रूप में आप देखते हैं कि वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा है या पार्टियों के लिए अच्छा है। पहली बात तो पार्टियों के लिए खुद अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टी है तो उसमें उसकी पूरी एक कार्यप्रणाली होती है और बहुत बड़ा संगठन होता है। उस संगठन में हज़ारों लाखों लोग उसमें उसके मेंबर होते हैं, और समय समय पर कोई 2 साल होता है, कोई 10 साल होता है, कोई 20 साल का होता है, कोई 25 साल का होता है, वो अपने खून पसीने से उसको सींचता है। और अगर आप बाहर से बोरो प्लेयर को लाके और चुनाव लड़ाएंगे और सीट जीतेंगे, अगर आपका लक्ष्य, हर एक पार्टी का लक्ष्य एन प्रकार कुछ सीटों को जीतना है और सत्ता में आना है, तो पहले तो आप अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके जो महत्वपूर्ण जो वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है, जिन्होंने नींव रखी है, उसके साथ कहीं ना कहीं आप
छल कर रहे हैं। तो यह छल जो है उसको स्वीकार करना चाहिए हर एक पार्टी को कि छल नहीं होना चाहिए। आखिर प्रजातंत्र में पार्टियां होती क्यों हैं और उनको सत्ता के लिए केवल होती हैं, तो इस बात को भी देखना होगा कि नहीं हम सत्ता के लिए केवल हैं और हमारा लक्ष्य कॉर्पोरेट की तरह नवल जी का ये तर्क आपको समझ में आ रहा है कि भाई बगल वाला घर टूट रहा है तो हम शरण दे रहे हैं? नहीं, घर टूटने की तो बात ही नहीं है। प्रजातंत्र में कोई पार्टी अगर कम भी हो रही, ज्यादा भी हो रही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक समय ऐसा था इसी देश में कि लोहिया के साथ में कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन जब लोहिया लोकसभा में बोलते थे तो नेहरू जी नोट पैड पे लिखते थे वो कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात होते हैं। आखिर प्रजातंत्र में बातें किसकी रखी जा रही हैं और जो जनता है उसके हित में अगर कोई पार्टी, छोटी पार्टी काम कर रही है या बड़ी पार्टी काम कर रही है। जो नवल जी कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक है, इसमें कोई यही भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों पे थी, आज इसको पूर्ण बहुमत है और आगे क्या होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। तो राजनीति में रूप बदलता है, पार्टियां बदलती हैं, उनकी संख्या बदलती है, लेकिन जो आपने पार्टियों का जो धर्म होता है वो होता है कि हम एक साफ ढंग से काम करेंगे, हम जनता के हित में काम करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे या कार्यकर्ता मेरे लिए काम करेंगे। ये तो, सब है ही नहीं राजनीति नहीं है। अगर नहीं है तो इसके दुष्परिणाम जो आ रहे हैं वो आपके प्रजातंत्र की बुनियाद को हिला रहे हैं और उतना ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप जिन लोगों को चुन के वहां भेज रहे हैं, जिस उदाहरण के रूप में इसी चुनाव को ले लीजिए, जिन लोगों को आपने दल बदल में पाया और जो आप उनको देख रहे हैं, केवल पार्टियां उनको स्वीकार करने से नहीं होगा, जनता कैसे उनको स्वीकार कर रही है, मीडिया उनको किस रूप में देख रही है या उसके बारे में जनमानस को क्या आंकलन है, तो कहीं ना कहीं आप अपराधियों के वर्चस्व को स्वीकार कर रहे हैं। अपराधियों के वर्चस्व को स्वीकार कर रहे हैं भारती जी। दल बदल का मतलब अपराधी नहीं होता है, इसको पहले डिफाइन कर लीजिए। बिहार की जनता देख रही, दल बदल करने का मतलब नेता होता है। अपराधी के एक अलग चरित्र हैं, नेता का अलग चरित्र है। क्या उन चेहरों को भी शामिल नहीं किया जाता है जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए? और राजनीति का अपराधीकरण क्या आपसे छुपा नहीं है? क्या जो करते होंगे, लेकिन वैसा बहुत बीजेपी नहीं करती है। नहीं, बीजेपी नहीं करती है। मुकेश जी, ये दावा आपको सही लग हमारे आपकी कहने की बात ही नहीं है। लोकसभा में जो सदस्य जा रहे हैं या विधानसभा में जो सदस्य जा रहे हैं, उनके जो एफिडेविट्स हैं उसको जिस ढंग से नोटिफाई किया गया है, तो पिछले 5 चुनावों का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो प्रत्याशित वृद्धि हो रही है। और इसको रोकने के लिए लोकसभा ने भी कदम उठाए, इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कदम उठाया और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। बीजेपी सुचिता की राजनीति करते हैं। 2 बड़ा मामला आया था, सोनिया जी का और राहुल जी का, 2 को गलत एफिडेविट भरे थे, तो बाद में माफी मांगी थी सोनिया। ठीक है, मैं अशोक जी, बीजेपी सुचिता की राजनीति करती है, बीजेपी कहती है कि हम सुचिता की राजनीति कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा ओछी राजनीति करती है तो वो बीजेपी। नहीं, मैं अपराधीकरण की बात कर रहा हूं। अपराधीकरण, कल तक पप्पू यादव जो थे डॉन थे बीजेपी के नजर में, आज बीजेपी के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। कल तक साधु और सुभाष जंगल राज के प्रणेता थे, आज वो मांझी के द्वारा बीजेपी के साथ चले गए। आप एक चीज, आप कल तक जंगल राज को चलाने वाले रामकृपाल यादव थे और आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अरे बीजेपी तो सबसे ओछी राजनीति कर रही है और दल बदल की बात इतने ओपन ढंग से कैसे बात किया जाए, ये तो ढीठता की हद हो गई। हां, निश्चित रूप से दल बदल जिस रूप में बिहार में इनकरेज कर रही है बीजेपी, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अब एक चीज बात बताया जा रहा है एफिडेविट, गलत एफिडेविट की, क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले 3 इलेक्शन में 99, 2004 और उसके बाद वाले इलेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद अपने को अनमैरिड लिखा है? गलत बात, ऑब्जेक्शन। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सुन लीजिए, ये सत्य है। सुन लीजिए ना, पढ़ा लिखा आदमी है। इस चुनाव के पहले जितना डिक्लेरेशन मांगता था उसमें पत्नी का डिक्लेरेशन नहीं था। मैरिटल स्टेटस था, आप नहीं जानते हैं, जो मैरिटल स्टेटस था। जो आपको लागू होता है, जो आप समझते हैं वही भरें। इस बार से कंपलसरी किया कि जो डाटा, तो आप झूठ बोल दीजिएगा और प्राइम मिनिस्टर मैंने उस पर कुछ चर्चा ही नहीं किया। इतना एफिडेविट गलत देंगे, गलत बात बोल जुटलाएंगे। और बीजेपी बिहार में तो खासकर आरपी एक्ट के नियमों को समझे। आरपी एक्ट बिहार में जिन चेहरों का नाम लिया है, मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब दीजिए। क्या? जिन चेहरों का नाम लिया है और जिन चेहरों के बूते आप राजनीति कर रहे हैं सुचिता की,
क्यों चेहरा और जिन नाम चेहरों को आपने कहा था कि बिहार में राष्ट्रपति बीजेपी इन्हीं चेहरों के आधार पर राजनीति कर अच्छा, रही ये है। देखिए, अब अशोक जी तो जबरदस्ती बोल रहे हैं। अब क्या इन- गलती बोल रहे हैं आप? आप पप्पू बोले- यादव को डॉन नहीं बोलते थे हम क्या? बोले- अब राम कृपाल यादव को बोलते नहीं थे क्या? यही जंगल राज हम चलाता बोले है। कि साधु आपका सुभाष खत्म के हुआ। बारे में सारा बोल रामायण भरा लीजिए। हुआ ठीक है है। नवल पहले छाती पीट लीजिए तब बोले। नहीं, ठीक हम है, नवल छाती जी। नहीं पीटेंगे, आप छाती पीटिए, बतलाइए। अच्छा देखिए, आपसे उन्होंने प्रश्न किया। पप्पू यादव से अनाश्रय संबंध इनका है, एमपी इनका है, या इल्जाम हम पर देते हैं। और आप सटा रहे हैं। हम किसी को नहीं सटा रहे हैं। सट गया। हमारा रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे फ्रीडम फाइटर नहीं जाते हैं जो आपके यहाँ है। ये अभी कह रहे थे कि सुचिता की राजनीति मैं करता हूं और नीतीश जी जिनसे समझौता के, इन हम सब कहाँ बोल रहे? एमएलए को तोड़ के ले जाके चुनौती देते हुए लोकतंत्र में, और उसको समर्थन लिया, फिर इस्तीफा कराया, फिर एमएलसी बनाया, फिर मंत्री बनाया। एक आध भारती जी। इतिहास हमको अगर बता दीजिए राजनीति में कि एक आध हमने ऐसा किसी को रिजाइन करा अरे के आपके लाया? पास कोई आकर्षण ही नहीं अरे है। मेरे पास तो भारती जी, आकर्षण खत्म हो रहा हो गया है। आपके ठीक है, यहाँ। अब बीजेपी के पास जेडीयू बिहार का में पक्ष कुछ लेते हैं। नहीं है। जी आप भी कर चुकी हैं पहले, जेडीयू की तरफ से पहले भी बहुत किया जा चुका है। जो नवल जी उदाहरण दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मैं अच्छा एक है बात कि कहना चाहूंगी एक दूसरे की कि नवल मामलों को बाबू उछाल ने रहे जो हैं आप लोग। कहा है, इनकी पार्टी ने, ऐसे वो महिला है, मैं सम्मान करती हूं उनका, इतने बड़े राष्ट्र में शिक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने जिनको दी है, आदरणीय माननीय मंत्री जो राष्ट्र की हैं, शिक्षा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने अपने एफिडेविट में गलत भरा, वो एक वीक का कोई कोर्स करके आई मैं उस थी। पर नहीं जाऊंगा। और तो उस पर ऐसी ज्यादा स्थिति में वो भी- वही जैसे सोनिया मैं जी उस के पर नहीं गड़बड़ा जाऊंगा। गया ठीक है, था। मैं इतना ही और चाह रहा हूं राहुल कि जी का- दल बदल जो हो रहा है जी। और उसमें दल बदल में अपराधीकरण या किसी भी स्तर तक जाने की बात होती है जीत के लिए, ये जेडीयू भी कर चुका है, जेडीयू भी करता रहा है और जेडीयू भी कर रहा है। निश्चित तौर पर जिस दौर में राजनीति जा रही है, मैं ये स्वीकार करती हूं इस बिंदु को कि बचने की कोशिश तो जरूर जदयू करती है ऐसे लोगों से, मगर पूंजीवाद और जो अपराधीकरण का स्पीड है राजनीति में आने का, निश्चित तौर पर भारत के भविष्य के लिए ये खतरनाक मुझे इतना बताइए प्रश्न भारती चिन्ह जी, है। आप तमाम पार्टियां इस वक्त जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो मैं कल से एक अलग राजनीति देखने लगूंगा, लेकिन आप अभी स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ठीक है नहीं, उसी दौड़ में सुना हम भी जाए। हैं, जैसे कि लेकिन जब अपराधी- वादों की बात आती जैसे है, दावों की बात आती है, जनता के बीच जाने की बात आती है, तो क्यों फिर वो झूठे दावे ये फिर तो करेंगे? आप एक शादी चीज है। करा के आप पत्नी को देते हैं, मुलमासे में शादी करा दिए और कहे कि नहीं तुम तेरा बड़ा अपराधी हो, क्या कविता तुम सिंह- शादी नहीं, कर लो तो और हम तुमको नवल उसी को देते हैं नवल टिकट। भाई, तो क्या कविता सिंह इस देश की अगर 25 साल से ऊपर की कोई वयस्क महिला है तो वो कैंडिडेट बनने के योग्य नहीं है? हम कहाँ कह रहे कि नहीं है? सिंबल दिया गया कविता सिंह को, नहीं, वही बात है, वो हम समझ रहे वो हैं। 25 साल से नहीं, तो ऊपर फिर का दावा कोई व्यक्ति हस्बैंड को है, अपनाई, वो वाइफ को छोड़ती नहीं ना, हस्बैंड को छोड़ी नहीं ना, बिल्कुल, जैसा नरेंद्र मोदी जी छोड़ वो दिया बीजेपी भी वाइफ को। कर चुकी है, बीजेपी भी कर चुकी है और तमाम पार्टियां करती रही हैं। वो एक जरिया, हम एक पार्टी रास्ता, छोड़ के। एक रास्ता है कि वाइफ के जरिए आपकी हम आपके जाएं। पार्टी लेकिन के तो सवाल है कि फिर सिरमौर ने दावे ही क्या, कुछ गलत दावे कर क्यों, डाला है। भारती जी दावे क्यों, नीतीश जी फिर क्यों कहते हैं कि हम सुचिता की राजनीति करने वाले हैं और हमारी पार्टी? हमसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, भारती जी से जब स्वीकार कर रही हैं तो अपराधीकरण में वो भी इन्वॉल्व हैं। मैंने कॉमन एस्पेक्ट में इसको कहा है। आप अलग नहीं कि है ना, फिर अलग होने का दावा आप भी क्यों करती हैं? ठीक निश्चित है। तौर पर हम बचने का कोशिश बिहार का करते हैं जितना उससे। अपराधी है सब इन्हीं के पार्टी में है। नाम गिन लीजिए ऊपर से नीचे तक बताइए सब। बताइए। कौन अपराधी के नाम जानते हैं जो अभी नहीं तो है? एक अपराधी बताइए। को इन्होंने टिकट आनंद नहीं सिंह दिया। से लेके अब मुन्ना शुक्ला तक सब इन्हीं के पार्टी में है, सुनील पांडे से लेके सब पार्टी। हमको क्या पूछ रहे हैं? राहुल- डरने वाले हैं क्या? तो हुलास पांडे आप हमारे पार्टी में नहीं चले है। गए? नो, हमारे पार्टी में नहीं है। आपके एनडीए में चले गए। आपके एनडीए में चले गए ना हुलास पांडे। राम विलास जी किसको रखते हैं? दूसरा पार्टी का दूसरा नर्सरी है। हम उनसे आप अपना वोट तो उनको ट्रांसफर हम करेंगे। समझौता किए हैं। आपके- हमारे पार्टी में नहीं यानी है। कि ये अपराधियों से नहीं, समझौता कर
कर सकते नहीं हैं। नहीं, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ही इतने मामले दर्ज हैं कि अगर गिनाना शुरू किया जाए तो पूरा प्राइम टाइम तो हमरा पर भी हो चुके हैं। 14 को केस उन Arrest पर भी तक हो चुके 14 हैं को वो। केस हम पर है, तो क्या हमको अपराधी का बुझ रही है? नहीं, उन पर क्रिमिनल चार्ज, आप पे क्रिमिनल चार्ज नहीं है। आप पे क्रिमिनल चार्ज नहीं है। लालू जी सजा याफ्ता है, अमित तब शाह उसका पैर पकड़ के राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह पे क्रिमिनल अमित शाह चार्ज जी है। पर केस है तो कलेजा फट रहा है। सजा याफ्ता आदमी देश में राज्य में राजनीति संचालन कर रहा है। नहीं सर, कलेजा नहीं फट रहा है। क्या बात करते कलेजा हैं? इसलिए फट रहा है कि अमित शाह ऐसा बॉइल्ड पोटैटो यहाँ के योग सिखाएंगे, ये कलेजा फट रहा है। अरे आप लोगों को योग ही नहीं, कलेजा आप जनता खुलवा का के भी फटता है सिखाएंगे। अशोक जी, जब जनता को आप तमाम पार्टियां कहते हैं जाकर कि हम सुचिता की राजनीति करने वाले हैं, हम सादगी भरी राजनीति करने वाले हैं, उसका जनता जवाब देती है सुमित जी। सर जनता किस को जवाब दे? सभी पार्टियां तो वही करने लगी एक हैं मिनट, और आप जिस स्वीकार भी पार्टी करने से लगे हैं। कन्विंस नहीं होती है, हाँ। 3 महीने में फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सवाल यही है किसके पास जाए मुकेश जी? सब पार्टियां तो स्वीकार करने लगी हैं, नहीं, ठीक है, देखिए, ये जनता के परंपरा चल पड़ी है, ये ऐसा बिल्कुल कहना है। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की। जनता जो है वो अब बहुत ही समझदार हो गई है और जब भी उसको मौका मिल रहा है, जहां भी उसको मौका मिल रहा है, तो इन्हीं पार्टियों के बीच में जिस पार्टी पे उसको भरोसा हो रहा है कि ये पार्टी कम से कम बाकी की से थोड़ी अलग है। उदाहरण के रूप में दिल्ली का ही उदाहरण ले लें आप कि एक पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था और वो आप पार्टी आई और उसने अपने को कुछ लोगों ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक फोरम बना के एक राजनीतिक दल बनाया और जनता का भरोसा इतने कम समय में उसको आया। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं सुमित जी कि जहां जनता को मौका मिलेगा और जहां पे राजनीतिक शुचिता की बात आएगी, जहां पे प्रजातंत्र की नींवें मजबूत होने की और उसकी वृद्धि की बात आएगी, जनता उसकी तरफ जाएगी। यह पार्टियों को समझना चाहिए कि हम जो पुरानी ढंग से अपने खेल को खेल रहे हैं और उसको हमेशा मजबूत कर रहे हैं, वो खेल जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है, केवल मौके की तलाश में है। और मौका उसको जब भी मिलेगा, जिस राजनीतिक दल के द्वारा मिलेगा, नए लोगों के द्वारा मिलेगा, नए चेहरों के द्वारा मैं मिलेगा, यहीं से चर्चा को मानवता आगे के साथ मिलेगा, बढ़ाऊंगा। उसको एक छोटा सा स्वीकार करें। ब्रेक के उस पर चर्चा हम इसी मुद्दे पर आगे बढ़ाएंगे कि क्या बिहार में ऐसा संभव है कि दल बदल के खेल को जनता जवाब दे, या फिर दल बदल का खेल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जाति की राजनीति इस कदर हावी है कि सियासी पार्टियां जाति और धन बल देखने के लिए मजबूर हैं, या फिर वो चाहती हैं कि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, परंपरा से चल पड़ी है, जो कहते हैं कि हम बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बच पाते हैं? छोड़ सब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। मुझे आज खुशी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक सीट के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2-3 महीने बाकी हैं और अभी ही 3 दर्जन से ज्यादा नेता इधर उधर हो चुके हैं, पाला बदल चुके हैं, और सोचिए अभी और कितने होंगे। सवाल यही है कि पब्लिक डोमेन में बातें जब जाती हैं कि तो तमाम सियासी पार्टियों का दावा होता है कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं, लेकिन दल बदल के नाम पर उन तमाम चेहरों को भी शामिल करने से परहेज नहीं होती है सियासी पार्टियों को, जिन पर दाग लगा रहता है या फिर जिन्हें अपनी विचारधारा के खिलाफ कल तक मानते थे, जीत के लिए उन्हें शामिल कर लेते हैं। लेकिन सवाल इसके पीछे क्या एक फैक्टर ये भी है कि कास्ट, जाति की राजनीति इस कदर हावी है, जो एक परंपरा से चल पड़ी है कि अब उसमें सियासी पार्टियां कास्ट फैक्टर देखकर इधर से उधर दल बदलू नेता को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश करती है। मुकेश जी, नहीं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे और देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे लगभग वही चीज़ें वहाँ भी होती हैं, लेकिन थोड़ी उसमें अलग अलग जगहों पे थोड़ा परिवर्तन आता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप जो पहला जो सबसे बड़ा धड़ा और महत्वपूर्ण कारक है वो जात है या जाति है, और जाति का प्रभाव क्षेत्र उस स्थान पे और उस विधानसभा में है, उसको स्वीकार करते हैं लोग, और उसके आंकलन उनका वही होता है। राजनीतिक जो आंकलन होता है कि हमारा कैंडिडेट और दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका वोट बैंक कितना है, और हमारी जो राजनीतिक काम वहाँ हुए हैं या जिस ढंग से हम उसको राजनीति की बात कर रहे हैं उसका क्या लाभ मिलेगा। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण कारक के आधार पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से
उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो जात एक बहुत बड़ा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है और जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है कि पैसे का बाहुल्य, धन का बाहुल्य, पूंजीपतियों का बाहुल्य। प्रजातंत्र में अगर ये समीकरण आने लगा तो आप आपके कार्यकर्ताओं के साथ में, कोई भी पार्टी होगी, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आप नाइंसाफी करेंगे ही। और बाहर से जिसको बोरो प्लेयर आप कह रहे हैं अभी, वो बोरो प्लेयर आएंगे, वो पूंजीपति होंगे, वो तरह तरह से पार्टियों को लुभाएंगे और अगर उनकी जात भी पसंद आएगी तो वो बाहर से आके बिना किसी मेहनत के जो पद होता है उस पद पे आसीन हो जाएंगे। ये प्रजातंत्र के लिए और पार्टियों के लिए अगर आप तत्कालिक दृष्टिकोण से धनबल, बाहुबल और कास्ट, उसको तत्कालिक दृष्टिकोण से ये तीन फैक्टर आप मान रहे हैं, ठीक है। उस तत्कालिक दृष्टिकोण से देखेंगे सुमित जी तो पार्टियों के लिए बहुत अच्छा है और क्योंकि उन्होंने सत्ता पे उनको आसीन कर दिया। लेकिन इन्हीं पार्टियों के लिए और प्रजातंत्र के लिए दूरगामी जो परिणाम होंगे, इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होंगे और कहीं ना कहीं ये खोखला करेंगे पार्टी को भी और जो प्रजातंत्र है उसको भी। नवल जी, कास्ट फैक्टर भी है जो आप चेहरे इधर उधर से ला रहे हैं। भूकंप में मान लीजिए आपको मिल रहे हैं, पार्टियों में भूकंप हो रहा तो कास्ट भी आप देख रहे हैं ना। देखिए सुमित जी, दोनों दो बात है। भूकंप में घर गिर गया, इनका तो भाग के हमारे यहाँ सुरक्षा में जान बचाने आए हैं, उनको मैं निश्चित रूप से सुरक्षा दूंगा। एक, जहां तक कास्ट कॉम्बिनेशन का है, लोहिया ने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। कास्ट सिस्टम कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है? कास्ट सिस्टम कोई पॉलिटिकल लीडर ने पैदा किया है? ये समाज का एक नेचुरल फेनोमेना है। तो जिस कास्ट के जितने प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसको क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं तो आपके ही सबसे बड़े चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातिवादी राजनीति बिहार को गला देगी। रामधारी सिंह दिनकर लाइन का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इस राजनीति से जब तक दूर नहीं हटा जाए तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। दूर हटने की पहल आप ही नहीं कर रहे हैं। सुमित जी, जातिवादी होना और जनसंख्या के आधार पर उनके उम्मीदवारों को पोस्ट करना दोनों दो बात है। जनसंख्या नहीं, अभी आपने कहा जातिवादी राजनीति और जनसंख्या मतलब जातीय के हिसाब से जनसंख्या ना। ठीक है ना, फिर आइए ना, फिर पीएम मोदी कहते हैं कि जातिवादी राजनीति से अलग होना होगा। इसको जातिवादी राजनीति आप कैसे कहेंगे भाई? आप कास्ट के हिसाब से कास्ट के हिसाब से कहे नहीं आप टिकट दीजिएगा, उसकी हिस्सेदारी चाहिए। तो फिर ये क्या आज कास्ट के नाम से संविधान में अनुच्छेद आप मुझे बताइए सुमित जी, पहले हमारी बात को समझिए। भारत के संविधान में जातीय आधार पर उसको सुरक्षा दिया गया है कि नहीं? कुछ कमिटमेंट है कि नहीं? उसकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? तो आप भागीदारी क्यों नहीं दीजिएगा? 10 को आदमी पढ़ल लिखल है तो सब गरीब का हिस्सेदारी मान लीजिएगा जातीयता के नाम पर फैला के और 10 आदमी सत्ता में रखना। विकास मुद्दा नहीं हो सकता है क्या? विकास मुद्दा, तब विकास का मुद्दा का क्या मतलब? जाति किसी की भी हो और किसी भी जाति का इंसान हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसे विकास चाहिए। विकास का मतलब अजायब घर बनाना? विकास का मतलब कि जो सुअर चराने वाले हैं, घोंघा चुनने वाले हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो आज भी भारत के तकदीर में जो वो कोसते रहता है, उसकी काम करना है ना? तो आप दिल्ली में आप कहते हैं कुछ और, यहाँ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। नहीं, जो दिल्ली में कह रहे हैं वही यहाँ कह रहे हैं, उसको समझने का फेरा थोड़ा सा हो गया है। ठीक है सर, हो सकता है मैं नासमझ हूँ जी। अशोक जी, पहले तो आपने नरेंद्र मोदी जी को कोट किया कि वो कहते हैं कि जातीयता बिहार को गला देगी। नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के बात को विश्वास क्या कीजिए। वो तो कहते थे शायद आपके खाते में आ गया होगा 15 लाख। मैं नहीं समझता हूं कि सुमित झा के खाते में अगर आ गया हो तो एक अलग बात है। 5 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, ये एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं इस आदमी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि जनसंख्या के अनुसार, तो मैं आदरणीय नवल जी को कोट कर रहा हूं कि 5 मोमबत्ती मिलके पेट्रोमैक्स का मुकाबला नहीं करेगा। एक चीज मान के चलिए, ये भ्रम की स्थिति है। और जो आप भी किसी दूसरी पार्टी से लाते हैं तो क्या कास्ट फैक्टर नहीं देखते हैं क्या? कास्ट फैक्टर क्या? पहले अभी तो वो जाएगा कौन? अब आ जाता है, कोई जाता है। अब देखिए नवल जी भाजपा से हैं। भाजपा में दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है? एक मिनट, आप में नहीं है। पहले हमें कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं दूसरे लोगों की संख्या भी ज्यादा है, मगर जिस तरह से अनुग्रह बाबू के समय से बिहार के क्षत्रिय डिमोरलाइज होते आ रहे हैं,
अभी भी गिरिराज सिंह को केवल माना जाता है ब्लैक मनी वाले को कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं क्योंकि वो खास कास्ट में पैदा लिए। राधा मोहन सिंह को कोई नहीं कहता है कि छपरियों को भी हो जाता है। सुशील मोदी को माना जाता है भी कि क्यों नहीं वो कैंडिडेट होंगे सीपी ठाकुर को नहीं। आप भी मांझी जी के नाम पर क्यों नहीं नीतीश जी से अलग हो गए? हम मांझी दलित महादलित की इतनी चिंता थी तो मांझी जी को तो हमने वोट देके खड़ा किया था। तो फिर उनको क्या कहते कि भाजपा के साथ चले जाओ। अब आप ले आते साथ में उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना देते। जिस तरह से मांझी जी ये शर्त लगाते थे कि मुख्यमंत्री बनाओ, क्या वो शर्त लगाएंगे? भाजपा उनको बनाएगी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कि वहां सबर नहीं बनेगा या मोदी जी बनेंगे राजस्थान वाले? आपने स्वीकार किया अपराध, बाहुबल, धनबल भी एक फैक्टर है और कास्ट फैक्टर भी है। तीनों फैक्टर हैं दल बदल के लिए। आपने जरा सा सुमित जी कोट किया था आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय की बात, वो मैं बहुत छोटे से 2-3 शब्दों में कहूंगी कि उनके मुख की बात एक होती है और मन की बात एक होती है। और वो मुख से उन्होंने जो दावे किए थे, जब वो रेडियो पे आते हैं तो अपने मन के बात में कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वक्त कम है और वक्त कम है तो मेरा रिएक्शन मैं लेता हूं आपके मन की बात और आपके मुख की बात क्या है? आपके मुख की बात क्या है और आपके मन की बात क्या है? देखिए आपके भारती जी मैं आपसे पूछूं। निश्चित तौर पर जो जाति का मुद्दा है वो न केवल बिहार में, संपूर्ण हिंदुस्तान में इसका प्रभाव है। बात बराबर है। आप भी विकास का मुद्दा, मुख्य नहीं, बात, हम मन की न्याय बात, के जाति, आप भी साथ, हम जाति न्याय फैक्टर के दिख साथ रही है। विकास तो की बात को लेके चले थे। नहीं, तो उसमें भी आप नहीं, जो सच्चाई है, मैं पिछड़ा में पैदा लिया हूं। वही अलग नहीं है फिर, सभी पार्टियां अलग नहीं आखिर है। नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि मैं अति पिछड़ा हूं। ये लोग तो बोलने देना नहीं चाहते हैं। नवल जी तब आप कहते हैं मुकेश जी घबराते हैं हम यहाँ से। कहाँ घबरा रहे हैं लोग? आपके यहाँ कम है इसलिए न्योत के ले जा रहे हैं। जल्दी से सर, मुख की बात और मन की बात इस पार्टी में अलग है। अशोक जी ने जो कहा, देखिए आप अशोक जी कम से कम आप लोग मत बोलिए। नीतीश कुमार जी ने कहा भ्रष्टाचारी का मतलब लालू यादव के तस्वीर लगा दो और दोनों एक पुरानी साथ बात हो होगी गए। सर। मुकेश जी कहा चीजें ऐसी रहेंगी। कुमार ने कहा कुमार ने कहा कि इतना बड़ा बेशर्म नहीं देखा, चोरी के केस में गया और हाथी पर चढ़ के आया। लेकिन जब ये दोनों एक हो सकते हैं। चलिए वक्त कम है सर, माफी चाहता हूँ आप सभी का, बहुत शुक्रिया। अभी ये खेल मुझे आज खुशी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ज्वाइन किया। एक-एक सीट के जिताने में